Hello everyone, welcome back to the channel after a long while. So, in this video, we will cover the important articles and news of 15th and 16th अगस्त। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूज़ से। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है कि इंडिया ने जो रामसर साइट लिस्ट है उसमें 3 जो और वेटलैंड्स हैं उनको क्या है ऐड कर दिया है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो है टोटल जो साइट्स है वो 85 हो गया है। ये जो वेटलैंड इंक्लूड किए गए हैं रामसर साइट के लिस्ट के अंदर ये कौन कौन से है। सबसे पहला जो है वो यहाँ पे 2 जो है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, एक जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नाम इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला तमिलनाडु के अंदर जो है वो नंजारयन बर्ड सेंचुरी है, जिसको वेटलैंड को एक तरीके से लिस्ट के अंदर क्या है ऐड ऑन किया गया है। अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहला नंजारायन लेक जो है वो एक लार्ज शैलो वेटलैंड है, जो कि इसका नाम जो है वो किंग नंजारायन के नाम पे ही रखा गया है, जिन्होंने इस वेटलैंड को रीस्टोर और रिपेयर किया था। इट डिपेंड्स ऑन हेवी रेन वाटर फ्लो फ्रॉम नल्लर ड्रेनेज। तो नल्लर ड्रेनेज जो है उससे क्या है हेवी रेनफॉल के थ्रू ही क्या है पानी इस वेटलैंड के अंदर आता है। इट एक्ट एज अ फीडिंग एंड नेस्टिंग हैबिटेट फॉर रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, वाटर सोर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वाटर सोर्स का भी काम करता है, साथ ही साथ क्या है एक साइट कह लो या नेस्टिंग हैबिटेट कह लो कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो यहाँ पे क्या है जो ब्रीडिंग सीजन है उस दौरान अंडे जो है वो देते हैं। दूसरा जो है वो तमिलनाडु के ही अंदर है, जिसका नाम है काजू वैली बर्ड सेंचुरी। ये एक ब्रैकिश शैलो वाटर लेक है जो कि कोरामंडल कोस्ट के अंदर स्थित है, इन नॉर्थ ऑफ पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी के नॉर्थ के साइड में क्या है कोरामंडल कोस्ट है, एंड वहीं पे क्या है ये एक शैलो ब्रैकिश वाटर लेक जो है स्थित है। एंड यहीं पे जो है वो बर्ड सेंचुरी जो है बनाया गया है। इट इज कनेक्टेड टू द बे ऑफ बंगाल बाई ब्रैकिश उप्पुकली क्रीक एंड येदा यंथिट्टू एस्चुरी। तो एक एस्चुरी हो गया, दूसरा क्रीक हो गया। क्रीक का नाम है उप्पुकली और दूसरा एस्चुरी का नाम जो है वो येदा यंथिट्टू है। एंड इस दोनों के थ्रू क्या है ये जो बर्ड सेंचुरी जो शैलो लेक है हमारा वो क्या है कनेक्टेड है बे ऑफ बंगाल से। इट लाइज इन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। तो जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है एक रास्ता है, पाथ कह लो कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनके पाथ में ये लेक जो है वो आता है, एंड इसी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं उनके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड के भी रूप में है। साथ ही साथ क्या है एक्विफर रिचार्ज का भी सोर्स हमें देखने को मिलता है। इट हाउसेस हाईली डिग्रेडेड मैंग्रोव पैचेस कंटेनिंग एविसेनिया स्पेसीज। तो एविसेनिया स्पेसीज जो कि डिग्रेड हो रहा है वो भी क्या है यहाँ लार्ज अबंडेंस में हमें देखने को इस लेक के आसपास देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम देखें तो 2 तो हमने कवर कर लिया तमिलनाडु के अंदर स्थित। तीसरा जो है वो तवा रिजर्वायर है मध्य प्रदेश के अंदर। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो सतपुरा जो टाइगर रिजर्व है उसी के अंदर ये जो है हमारा रिजर्वायर तवा रिजर्वायर ये भी स्थित है, एंड बॉर्डर सतपुरा नेशनल पार्क एंड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एट कन्फ्लुएंस ऑफ तवा एंड देनवा रिवर्स। तो दोनों रिवर्स के कन्फ्लुएंस पे ही क्या है इसको बनाया गया है। अगर हम रिवर तवा की बात करें तो रिवर तवा जो है इट इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। तो नर्मदा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है तवा रिवर, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम महादेव हिल्स। तो महादेव हिल्स से ही क्या है ओरिजिनेशन इसका देखने को मिलता है हमें। रिवर्स मल्लानी जो मल्लनी है, सोनभद्र है एंड नागद्वारी आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिजर्वायर। तो इस रिजर्वायर के 3 ट्रिब्यूटरीज है, एक है मल्लनी, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है नागद्वारी। तो नागद्वारी, मल्लनी और सोनभद्र ये क्या है ट्रिब्यूटरीज है, रिवर ट्रिब्यूटरीज इस रिजर्वायर के यानी कि तवा रिजर्वायर के। अगर हम वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड कहने का मतलब होता क्या है, सिंपली कि कोई भी ऐसा लैंड का पार्ट विच इज सैचुरेटेड विथ वाटर। वेटलैंड जो 9 क्राइटेरिया है, अगर हम देखें कि वेटलैंड को घोषित करने के लिए रामसार वेटलैंड्स अगर हम देखें तो उसके हिसाब से 9 क्राइटेरिया उसमें से कोई भी एक क्या है फुलफिल जो है वो करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें तो रेगुलरली इट सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स और कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेट्रा। ये सारे क्या है क्राइटेरिया है वो डिक्लेयरिंग है एनी साइट एज अ वेटलैंड कि भाई उसके अंदर क्या है वो सपोर्ट करता है जो वाटर बर्ड्स होते हैं, यानी कि जो वाटर पे डिपेंडेंट बर्ड्स होते हैं उनके 20,000 से ज़्यादा क्या है
कि जो बर्ड्स है उस पर डिपेंडेंट होने चाहिए, तो वो क्या है, एक वेटलैंड के रूप में हम घोषित कर सकते हैं। आज की डेट में क्या है, जैसा कि हमने देखा भी कि इंडिया के अंदर 85 टोटल क्या है रामसार साइट जो है वो हो चुके हैं इन तीनों को मिलाकर। सबसे ज्यादा जो है एज अ स्टेट देखे तो तमिलनाडु के ही अंदर है विच हैज द मैक्सिमम रामसार साइट्स। तो ये पहला न्यूज़ है हमारा, वो है रामसार साइट लिस्ट को लेके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, एनपीएसएस। ये बेसिकली कर क्या रहा है, जो सर्विलेंस है वो कर रहा है पेस्ट से रिलेटेड, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन होता है उससे रिलेटेड। NPSS will provide regular correct pest management advisories and will promote integrated pest management। तो IPM जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एंड साथ ही साथ जो पेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरीज है कि भाई कितना जो है वो पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन जो है वो होगा, या इस रीजन में ये पेस्ट जो है वो क्या है प्लांट को डैमेज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से क्या है जो रेगुलर हम कह सकते हैं कि करेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी जो है वो रिलीज किया जाएगा, ठीक है। मतलब एनपीएसएस के थ्रू क्या है जो एडवाइजरीज है उसको रिलीज किया जाएगा। अगर हम एनपीएसएस की बात करें तो इट इज अंडर डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। क्यों नीड हुआ कि भाई एनपीएसएस बनाने का, क्या ही फायदा है, क्या नीड है, अगर हम देखें तो सबसे पहले नीड यही है कि टू इफेक्टिवली रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन पेस्टिसाइड रिटेलर्स एंड एड्रेस ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड। होता क्या था कि भाई पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन जो है वो सॉइल टू सॉइल वेरी करता है, ऐसा नहीं है, या रीजन टू रीजन क्या है वेरी करता है, क्रॉप टू क्रॉप क्या है वेरी करता है। अब जो फार्मर्स है क्योंकि उनके पास बेसिक नॉलेज है, और उसी बेसिक नॉलेज में वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी उगा रहे हैं इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। तो उस केस में क्या है कि सिमिलर पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड हमें देखने को मिलता है विच रिजल्ट्स इन द ओवर यूज ऑफ द पेस्टिसाइड। दैट्स वाई कि भाई पेस्टिसाइड जो है वो एक लॉजिकल वे में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इस ये क्या है वेरी कर रहा है कि भाई लैंड टू लैंड एंड क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। तो उसी को रिड्यूस करना कि भाई फार्मर जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंस ना रहे पेस्टिसाइड रिटेलर्स पे, क्योंकि वो खरीदेंगे फिर उसमें पैसा लगेगा, साथ ही साथ ओवर यूज होगा पेस्टिसाइड का। तो भाई इसका एक इल इफेक्ट तो ये भी देखने को मिलेगा कि सॉइल जो है हमारा क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा। पेस्ट अटैक्स की बात करें, इट कैन लॉसेस कॉज लॉसेस अप टू 20% इन फूड प्रोडक्शन, क्योंकि हर साल क्या है लगभग 20% जो है फूड का प्रोडक्शन में हमको डिक्रीमेंट या लॉस जो है वो देखने को मिलता है ड्यू टू द पेस्ट अटैक्स। एआई एंड एग्रीकल्चर का भी इस्तेमाल, मतलब एआई इन एग्रीकल्चर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। एआई कैन बी यूज्ड एज अ वायबल सॉल्यूशन टू एड्रेस फूड इन एडिक्वेसी, क्लाइमेट चेंज एंड लो इल्ड, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, तो सबसे पहला क्या है डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ किया जा सकता है कि भाई उस रीजन में वाटर स्ट्रेस है कि नहीं, पेस्ट एंड डिजीज इन्फेस्टेशन की भाई उस रीजन में क्या है कि कौन कौन से डिजीज जो है वो इन्फेस्ट कर सकते हैं। प्रेस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें तो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है कि भाई सॉइल का जो नेचर है वो कैसा होगा, सॉइल का हेल्थ कैसा होगा। प्रेस्क्रिप्शन ऑफ फर्टिलाइजर कि भाई फर्टिलाइजर जो है वो कौन से यूज़ करने चाहिए इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर। एंड इसीलिए क्या है सेंसागरी यानी कि सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है वो किया जा सकता है प्रेस्क्रिप्टिव के थ्रू। एडवाइजरी जैसे वेदर एडवाइजरी, इरिगेशन शेड्यूलिंग कि भाई कब किस रीजन में क्या है कितना पानी होगा, एंड उस हिसाब से इरिगेशन जो है वो कितना करना चाहिए, क्योंकि ओवर इरिगेशन होगा तो फिर उस केस में फ्लडिंग कंडीशन हो सकता है, एंड उस केस में भी क्या हो सकता है कि भाई ओवर इरिगेशन होगा तो क्रॉप उस केस में भी मर जाएंगे। प्रेडिक्टिव कि भाई प्रेडिक्ट हो सकता है कि इल्ड का प्रेडिक्शन, पेस्ट अटैक फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है जैसे भारत एग्री ऐप के थ्रू, ठीक है। प्रेडिक्टिव कि भाई उस रीजन में क्या है कि कौन कौन से पेस्ट अटैक जो है वो हो सकते हैं, साथ ही साथ कितना मान लो कि एक पर्टिकुलर हेक्टेयर में कितना जो है वो क्रॉप लगा है उस हिसाब से इल्ड कितना निकलेगा, एंड उसको एक बेसिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन भाई एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर क्या है कि अप्लाई करना इतना मतलब आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस भी है एडॉप्शन के अंदर। सबसे पहला क्या है पॉलिसी इश्यूज, यानी कि अगर हम देखें डेटा गवर्नेंस की बात करें तो उसके हिसाब से इनकम्प्रिहेंसिव भी है। राइट्स एनफोर्समेंट रेगुलेशंस उनमें क्या है कि कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो फार्मर्स का एटीट्यूड भी जो है वो है जैसे वो क्या है
कि टेक्नोलॉजी प्रोन बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि भाई मतलब लिटरेसी लेवल उतनी रहती नहीं है, तो उस केस में क्या है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना या अपने जो भी कन्वेंशनल मेथड कर रहे हैं वो उस तरीके से एग्रीकल्चर उसको चेंज लाना, वो भी है। दूसरा ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट इश्यूज टेक्नोलॉजी के ऊपर कि फार्मर्स जो है उनका एटीट्यूड ऐसा है कि वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट या रिलाई नहीं करते हैं। मार्जिनलाइजेशन एंड डिजिटल डिवाइड, कि भाई कई बार हमें देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर, इसी को कहा जाता है डिजिटल डिवाइड, कि कुछ लोगों के पास इंटरनेट या जो टेक्नोलॉजी है उस चीज़ का एक्सेस है, बाकी बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वो एक्सेस है नहीं, यानी कि कंट्री के अंदर डिजिटल डिवाइड भी हमें देखने को मिलता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, जो कि स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए क्या है, बैरियर का काम करता है। अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें कि भाई इंडिया के अंदर जो एआई है उसको गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स अभी तक क्या है मतलब यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है एक पोर्टल है जिसको किसान ई मित्र पोर्टल हम लोग कहते हैं, विच इज़ अ एआई पावर्ड चैटबॉट टू असिस्ट फार्मर्स ऑन पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम। तो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम पे क्या है, एक चैटबॉट पोर्टल है, एआई पावर्ड है, जिसको किसान ई मित्र हम लोग कहते हैं। दूसरा है, एक है एआई फॉर एआई, यानी कि एआई फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन इनिशिएटिव विच वाज लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसी के अंदर अंतर्गत अगर हम देखें तो तेलंगाना के अंदर क्या है, इसी तरह का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसको सागू बागू इनिशिएटिव हम लोग कहते हैं। ठीक है, उन्होंने मतलब वो कहते हैं एआई बेस्ड एनालिटिक्स है फॉर क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग यूजिंग सैटेलाइट डेटा सेट्स फॉर राइस एंड व्हीट क्रॉप्स, क्योंकि राइस और व्हीट क्या है, एक तरह के स्टेपल क्रॉप है, तो उनके लिए क्या है एआई बेस्ड हम कह सकते हैं कि क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी जो है वो काम करता है। साथ ही साथ सैटेलाइट डेटा बेसिस या डेटा सेट्स है राइस और व्हीट क्रॉप्स के लिए स्पेशली। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट हम करना चाहिए, मतलब करेंगे नहीं तब तक क्या होगा, रिसर्च पे अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ओवरऑल नई नई चीज़ें जो है वो नहीं सामने आएंगी। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सब्सिडीज टू रिसर्च इंस्टीट्यूट टू डेवलप रीजन स्पेसिफिक एआई मॉडल्स एंड एप्लीकेशन, कि भाई अलग अलग रीजन का जो डिमांड है वो अलग अलग है, तो अलग अलग रीजन के डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक टेलर मेड हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर या हम कह सकते हैं कि जो एआई मैकेनिज्म है उसको क्या है बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये भी यही हम कह सकते हैं वे फॉरवर्ड के अंदर है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ हम देखें तो एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी हुआ है कि भाई जो 500,000 ह्यूमंस जो है, मतलब हम कह रहे हैं 500,000 मतलब 10 लाख का आधा, यानी कि हम कह रहे हैं 5 लाख लोग जो है इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो सन 2000 से 2005 के बीच में उनका डेथ जो है वो कई हद तक हम कह सकते हैं कि प्री मैच्योर डेथ रहा होगा। एंड उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो एक्सटिंक्शन है वल्चर्स का इंडिया के अंदर। मतलब रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसका दावा है कि भाई सन 2000 से लेके 2005 के बीच में इंडिया में लगभग 5 लाख लोग जो है वो प्री मेच्योरली डेथ किए हैं। किस लिए या किस कारण से, तो वल्चर्स जो इंडिया में थे वो एक्सटिंक्ट हुए लार्ज स्केल पे उस कारण से। क्यों? क्योंकि अगर हम फाइंडिंग की बात करें कि इस स्टडी का मतलब जो फाइंडिंग्स किया गया है वो क्या ही है। सबसे पहला, वल्चर जो है वो की स्टोन स्पीसीज के रूप में है हमारे इकोसिस्टम या इकोलॉजी के अंदर। जो भी डिजीज रिडन कार केसेस होते हैं, कार केसेस हम लोग डेड बॉडी को कहते हैं, मान लो किसी की मौत हो गई कोई जानवर वगैरह की, तो अगर वो मान लो उसमें डिजीज है तो उसको क्या है खा के खत्म कर रहे हैं, तो वो डिजीज स्प्रेड आउट नहीं कर रहा है, तो स्प्रेड आउट किया होगा जिसके कारण लोगों की जान गई। इट ऑल्सो रिड्यूस पॉपुलेशंस ऑफ अदर स्कैवेंजर्स, फॉर एग्जाम्पल फेरल डॉग्स एंड पैथोजेंस, उनको भी क्या है जिनके थ्रू मतलब खुद भी क्या है कि वो अगर मान लो कि यही क्या है कि स्कैवेंजेट करे, ठीक है, मतलब यही क्या है कि ईट करे, खाए, जो भी मान लो कारकेसेस वगैरह है, तो दूसरे जो स्कैवेंजर्स है उनको फूड नहीं मिलेगा, तो इन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के कारण क्या है उनकी मौत हो गई। तो वो जो डिजीज उन अलग अलग पैथोजेंस एंड अलग हम कह सकते हैं स्कैवेंजर से फैल सकता था, वो क्या हुआ, वो रिड्यूस नहीं हो पाया। मतलब नॉर्मली क्या होता है रिड्यूस कर देते हैं, अब वल्चर का पॉपुलेशन कम हो गया तो जो अदर स्कैवेंजर्स हैं उनका भी नंबर बढ़ गया, और जिस कारण से वो भी क्या हो गया डिजीज को स्प्रेड करने में काम किए।
Human health crisis declined vulture population increased human mortality by over 4% because of negative shock to sanitation। क्योंकि साफ सफाई तो हुआ नहीं, क्योंकि जो भी मान लो डेड बॉडी वगैरह है या जो भी नेचुरल डेथ होता है उसको वल्चर क्या है स्कैवेंजेट करके खा के खत्म कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। तो क्योंकि वल्चर का पॉपुलेशन क्या हो गया, डिक्लाइन किया, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या हुआ, ह्यूमन का मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज किया बाई ओवर 4%। इकोनॉमिक कॉस्ट की बात कर ले तो नियरली 70 बिलियन US डॉलर इज एनुअल मॉनेटरी डैमेज फ्रॉम दिस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, जिसके कारण मतलब वल्चर्स का नंबर कम हुआ, जिसके कारण ओवरऑल क्या हुआ, ह्यूमन पॉपुलेशन में जो अफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है, जिससे लगभग 70 बिलियन US डॉलर का एक अनुमान लगाया गया कि इतना लॉस जो है वो हुआ होगा। अगर हम इंडिया के अंदर वल्चर्स की बात करें तो लार्ज कैरियन ईटिंग स्पीसीज और बर्ड्स फाउंड मेनली इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। इंडिया के अंदर ओवरऑल 9 स्पीसीज है वल्चर्स के, जिसमें से 3 स्पीसीज जो है वो माइग्रेटरी है, एंड माइग्रेटरी में एक जो है वो है हमारे पास साइनेरियस वल्चर, दूसरा है ग्रिफॉन वल्चर, तीसरा है हिमालयन वल्चर। अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो ये याद रखना, हम लोग देखते भी है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पोर्शन के अंदर। तो कुछ हमारे पास जैसे एक हो गया साइट्स होते हैं जो कि अपेंडिक्स को आपको मेंटेन करता है, IUCN स्टेटस लिस्ट को क्या है मेंटेन करता है, रेड डाटा बुक को भी मेंटेन करता है। उसी तरीके से क्या है कि प्रोटेक्शन अगर हम देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंदर स्केड्यूल्स है, तो ये शेड्यूल 1 के अंदर जो है वो आता है। अगर हम वल्चर के पॉपुलेशन के थ्रेट की बात करें तो जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या है धीरे धीरे लॉस कर रहे हैं, क्योंकि भाई ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण, ठीक है। फूड की स्कैसिटी है एंड एक्सपोजर है, ड्रग जैसे ड्रग का भी इफेक्ट यहाँ पे इल इफेक्ट देखने को मिलता है वल्चर के पॉपुलेशन पे। जैसे नॉर्मली जो डाइक्लोफेनाक हम पेन रिलीवर के रूप में खाते हैं वो क्या है वो एक तरीके से इसको डैमेज करता है वल्चर को। इलेक्ट्रोक्यूशन है, यानी कि बिजली का जो तार वगैरह रहता है उससे झटका लगता है, तो उसके कारण भी मौत होती है। अगर हम वल्चर के कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स की बात करें तो जो वेटनरी यूज़ है डाइक्लोफेनाक का, मतलब जो एनिमल्स में यूज़ है डाइक्लोफेनाक, क्योंकि वल्चर नॉर्मली क्या है किसको स्कैवेंजेट कर रहे हैं, एनिमल्स को। तो जो एनिमल जिनको डाइक्लोफेनाक दिया जाता था उनको बंद किया गया 2006 के ही अंदर। कीटोप्रोफेन है एंड एसिक्लोफेनाक 2023 के अंदर जो है इन ड्रग्स को भी बंद किया गया है, बैन किया गया है। वेटनरी यूज़ मतलब ह्यूमन के लिए यूज़ बैन नहीं है, लेकिन वेटनरी के लिए यूज़ क्या है, बैन है। एक्शन प्लान है फॉर वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया 2020 to 25। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है पिंजौर हरियाणा के अंदर। वल्चर रेस्टोरेंट्स है कोडरमा रायगढ़ यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इंडिया के अंदर वल्चर्स के पॉपुलेशन की बात करें या ओवरऑल हम स्पेसीज की बात करें तो क्योंकि 9 स्पेसीज है, कौन कौन से ये है, तो एक है वाइट रम्पेड वल्चर जिसको हम जिप्स बेंगालेंसिस कहते हैं, दूसरा है स्लेंडर बाइल्ड वल्चर जिसको जिप्स टेन्यूरोस्ट्रिस कहते हैं, इंडियन वल्चर है जिसको जिप्स इंडिकस कहते हैं, रेड हेडेड वल्चर है जिसको सार्कोजिप्स काल्वस कहते हैं, बियर्डेड वल्चर है जिसको जिबैटस बारबेटस कहते हैं, साइनेरियस वल्चर है जिसको एजिपियस मोनाकस कहते हैं, फिर एक ग्रिफॉन वल्चर है जिसको जिप्स फल्वस कहते हैं, इजिप्शियन वल्चर है जिसको नियोफ्रॉन पर्क नोप्टेरस कहते हैं, हिमालयन ग्रिफॉन है जिसको जिप्स हिमालयंसिस कहते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, आपको नाम भी याद रखना है इन 9 वल्चर्स का, ठीक है। जिसमें से 3 जो हो गए वो आपके माइग्रेटरी है, इसमें से एक जो है ग्रिफन वल्चर है, ये वाला आपका ग्रिफन वल्चर ये हो गया, दूसरा साइनेरियस वल्चर हो गया, एंड हिमालयन ग्रिफॉन जो है ये आपके माइग्रेटरी है, बाकी जो है माइग्रेटरी नहीं है। तो यही न्यूज़ है वल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विल बी बायो इकोनॉमी ड्रिवन। मतलब अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो अब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब क्या है बायो इकोनॉमी ड्रिवन होगा अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इट वाज हाईलाइटेड बाय मिनिस्टर इन 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2024 के अंदर हुआ, वहाँ पे ही क्या है जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने बोला कि भाई नया जो आने वाला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा इट विल बी अ बायो इकोनॉमी ड्रिवन। अगर हम ग्लोबल बायो इंडिया की बात करें तो इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
एंड इट्स पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि PSU, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस रिसर्च काउंसिल, जिसको बेराक कहते हैं हम लोग। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस रिसर्च काउंसिल, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इन दोनों का मिलके एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है जिसको ग्लोबल बायो इंडिया कहते हैं। अगर यहाँ पे ही क्या है, एक टर्म यूज किया गया है, वो टर्म क्या है भाई, बायो इकोनॉमी। बायो इकोनॉमी कहने का मतलब इट इज़ अ नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, processes and methods to provide goods and services in a sustainable manner in all economic sectors। मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके प्रोडक्ट का एक यूजफुल एप्लीकेशन हर इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर, लेकिन वो मैनर कैसा होगा, सस्टेनेबल होगा। ऐसा नहीं कि हम मान लो कि किसी बायोलॉजिकल एजेंट यानी कि मान लो बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ कर रहे हैं तो खाली अभी के लिए नहीं, कि वो लॉन्ग टर्म भी क्या है हम उसको यूज़ करते रहे एक सस्टेनेबल मैनर में। इसी चीज़ को हम बायो इकोनॉमी कहते हैं कि हर एस्पेक्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ कर सके। अगर हम इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की बात करें तो एक है बायो इंडस्ट्रियल, बायो फार्मा हो गया, बायो एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे हो गए। अगर हम बायो इकोनॉमी स्टेटस की बात करें तो इट इज़ ग्रोन फ्रॉम 10 बिलियन US डॉलर 2014 के अंदर था, आज की डेट में अगर हम देखें तो 130 बिलियन US डॉलर हो गया है, यानी कि ये 13 टाइम जो है वो इंक्रीज कर चुका है। एंड एक अनुमान भी है कि ये लगभग 300 बिलियन जो डॉलर्स है, US डॉलर्स, यानी कि 30 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा 2030 तक आते आते। इंडिया वर्ल्ड में अगर हम देखें बायो मैन्युफैक्चरिंग में, तो वर्ल्ड में ग्लोबल रैंकिंग जो है इंडिया का वो 12th है। तो ये याद रखना, इंडिया का जो ग्लोबल रैंकिंग है बायो मैन्युफैक्चरिंग में वो 12 है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें बायो इकोनॉमी की, तो मेनली क्या है, जो फॉसिल फ्यूल वगैरह पे डिपेंडेंस है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि बायो इथानॉल की बात करते हैं या बायो फ्यूल्स की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे प्लांट्स या कोई माइक्रोब्स को यूज़ तो किया ही जा रहा है कि भाई उनसे क्या है हम प्रोडक्शन कर सके फ्यूल्स का। तो जाहिर सी बात है जो फॉसिल फ्यूल्स है उन पे डिपेंडेंस क्या होगा, कम होगा। इट ऑल्सो डिक्रीजेज ग्रीन हाउस गैस emissions एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट करता है कि भाई जो वेस्ट है उसको क्या है यूज़ कर लिया जाए, एंड उसी से क्या है उससे हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, उससे हम लोग फ्यूल्स भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि मोलेसेस हो गया, मोलेसेस से भी क्या है फ्यूल जो है वो बनाया जा सकता है शुगर केन इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। पाइवोटल रोल है इंडिया की इकोनॉमी में विच कंट्रीब्यूट 4% टू GDP एंड एम्प्लॉइंग ओवर 2 मिलियन पीपल। लगभग 20 लाख लोग जो है वो एम्प्लॉयड है आपके बायो इकोनॉमी सेक्टर के अंदर। साथ ही साथ अगर हम देखें तो GDP का 4% के आसपास जो है वो आपको बायो इकोनॉमी का भी कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। एडवांसमेंट्स इन बायो बेस्ड टेक्नोलॉजीज कैन इन्हांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसको क्या है प्रमोट कर सकता है, इन्हांस कर सकता है। लेकिन बायो इकोनॉमी सेक्टर का अपना ही चैलेंज है। कैसा, जैसा कि अगर हम देखें तो सबसे पहला है कि जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है एंड जो यूनिफॉर्म इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है वो है नहीं, कि हर जगह क्या है अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग चीज़ें जो है हमको देखने को मिलती है कि अनसर्टेन रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है, कि जो रेगुलेशन है अलग अलग स्टेट में भी वेरी कर जाता है। एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो है रेगुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा अगर हम देखें तो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर्स भी उनकी भी लैकिंग है, स्कार्सिटी है। साथ ही साथ जो R&D फंड एलोकेशन है उसमें भी क्या है कमी है। एथिकल चैलेंजेस भी है कि भाई जो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल रिसर्च एंड इनोवेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन को लेके, जैसे जीन मॉडिफिकेशन में हम पढ़ते भी है कि भाई एथिकल चैलेंजेस भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई ये एथिकल कंसर्न आ जाता है कि इसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीन को मैनिपुलेट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सारे भी क्या है एथिकल कंसर्न्स भी इससे रिलेटेड है। अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें कि बायो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाए गए या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बिराक का है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस रिसर्च काउंसिल का है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नर्चरिंग बायोटेक इनोवेशन एंड इकोसिस्टम इन इंडिया। इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड वेरियस इंडस्ट्री फोकस्ड स्कीम्स, फॉर एग्जांपल जैसे बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट स्कीम है, बायोनेस्ट है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, बिराक के द्वारा। पॉलिसी मेजर्स जैसे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018 का, नेशनल बायोफार्मा मिशन है, नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी है, ये सारे हो गए। बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल भी बनाया गया है विच वाज लॉन्च्ड एज अ सिंगल गेटवे फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, जिसको बायो रैप कह रहे हैं।
तो बायो रैप भी जो है उसको लॉन्च किया गया है एक अप्रूवल कमेटी के रूप में या अप्रूवल गेटवे के रूप में, मान लो कि भाई जो भी बायोलॉजिकल रिसर्च है उसको क्या है आसानी से उसको रेगुलेट, जो उसका रेगुलेटरी अप्रूवल है वो दिया जा सके, उस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसमें इतना ही कवर करना था हमें, तो इतना जो है आप देख लीना इसको कि क्या क्या चीज़ें मेनली। देखो इसमें एक जो है वो टर्म जो है वो बायो इकोनॉमी आया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बायरैक कह रहे हैं या बेरैक कह रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है वो कुछ स्कीम है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट स्कीम ले लो या बायोनेस्ट कह लो। बाकी जो है ये सारी चीज़ें मेंस ओरिएंटेड हो गए। हाँ, प्रीलिम से अगर हम देखें तो ये चीज़ जो है वो कि इंडिया का पोजीशन जो है वो 12th लेवल पे है बायो मैन्युफैक्चरिंग पे। ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है कि WHO ने डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स को एज एन आउटब्रेक, अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, जिसको PHEIC कहा जाता है, यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, कि भाई वर्ल्ड वाइड कंसर्न है, ऐसा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो हो चुका है। तो ये चीज़ जो है वो डिक्लेयर किया गया है किसको, मंकी पॉक्स को। डिसीजन केम ऑन एडवाइस फ्रॉम इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, जिसको हम लोग IHR कहते हैं, इमरजेंसी कमेटी। एक कमेटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी टी, फॉलोइंग एन एम पॉक्स आउटब्रेक। कहाँ हुआ है, DRC में, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर एंड अफ्रीका से भी बाहर। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल PHEIC फॉर सेकेंड टाइम इन 2 years। तो बीते 2 साल के अंदर इसको 2 बार क्या है, PHEIC जो है वो डिक्लेयर किया गया है, यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो है डिक्लेयर किया गया है। अगर हम एम पॉक्स की बात करें तो ये क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है which is caused by a monkeypox virus and it is a species of genus orthopox virus। तो orthopox virus जीनस है जिसका स्पीसीज जो है वो है monkeypox वायरस। पहली बार डिटेक्ट किया गया था ह्यूमंस के अंदर, एंड वो भी क्या है, DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ही अंदर 1970 के अंदर जो है वो डिस्कवर किया गया था। स्प्रेड्स वाया क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, एंड जो फ्लू लाइक सिम्टम्स है उसको क्या है कॉज करता है, साथ ही साथ जो पस फिल्ड स्किन लेशंस होते हैं वैसे क्या है फॉर्म करते हैं। मोस्टली जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका है उसी रीजन के आसपास जो है अफेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है। इट अफेक्ट्स प्राइमरली बट नॉट ओनली गे बाइसेक्सुअल, मतलब प्राइमरली जो है वो क्या है अफेक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ जो गे और बाइसेक्सुअल से उनको भी क्या है अफेक्ट करता है। वैक्सीन्स और थेराप्यूटिक जो है developed for small pox and approved for use in some countries can be used for mpox in some circumstances। तो कुछ ही कंट्रीज में क्या है mpox के लिए जो कुछ वैक्सीन जो है जिसको अप्रूव किया गया है, बाकी कंट्रीज में नहीं किया गया है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में उन कंट्रीज से क्या है कि इंपोर्ट करके जो है वो ड्रग दिया जा सकता है। बाकी जब तक हर कंट्री क्या है अपना अपना वैक्सीन उसको अप्रूव नहीं करती है तब तक क्या है कि मास लेवल पे इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। यहीं पे एक जिक्र हुआ है वो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, यानी कि PHEIC का। तो एज पर IHR हम लोग किसको कह रहे हैं भाई, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। 2005 के अंदर आया था। कोई भी आउटब्रेक उसको PHEIC तभी डिक्लेयर करते हैं हम लोग जब ये क्या हो, एक अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड हो, कि भाई नहीं आना चाहिए था, एक बैग आ गया। दूसरा क्या हो गया, इट हैज़ पोटेंशियल फॉर इंटरनेशनल स्प्रेड, की वर्ल्ड वाइड क्या हो सकता है, फैल सकता है, एंड मे रिक्वायर एन इमीडिएट इंटरनेशनल एक्शन। और तुरंत ही इसको क्या है एक इमीडिएट इंटरनेशनल एक्शन चाहिए, तभी इसको क्या है डिक्लेयर किया जाता है किसी भी आउटब्रेक को। मतलब किसी भी आउटब्रेक को डिक्लेयर करने के लिए एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न तभी हम कर सकते हैं जब वो क्या होगा, पहला अनयूजुअल होगा, दूसरा हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्प्रेड हो सकता है, और इमीडिएट इंटरनेशनल कंसर्न उसके अंदर चाहिए। IHR 2005 जो है वो एक बाइंडिंग इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है जिसके अंदर WHO के जितने भी मेंबर स्टेट्स है, यानी कि 196 कंट्री जो है इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट, मतलब इसके अंदर जो है वो प्लेज की है एक तरीके से। PHEIC रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट इशूड बाय WHO अंडर IHR। तो अगर हम देखें तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन की बात करें WHO की, तो वो क्या है कि उसके तहत अगर देखा जाए तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी कि PHEIC जो है वो क्या है एक हाईएस्ट अलर्ट इशू है जो कि किया जाता है WHO के द्वारा। 2009 से अभी तक अगर हम देखें तो WHO ने 7 इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जिसमें कौन कौन से है, तो एक है पहला हमारा H1N1 इन्फ्लुएंजा,
पैंडेमिक, दूसरा है पोलियो आउटब्रेक, इबोला आउटब्रेक जो वेस्ट अफ्रीका के अंदर आया था, जीका एपिडेमिक है, इबोला आउटब्रेक है जो कि कॉन्गो के अंदर था, फिर कोविड-19 हो गया, और रिसेंटली क्या हो गया, एमपॉक्स हो गया। तो ये हो गया, तो इतना ही इसमें है एमपॉक्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारा इसरो जो है उन्होंने लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, जिसका नाम है EOS-08। तो ये है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया है अंडर SSLV-D3 यानी कि EOS-08 मिशन के थ्रू बाय द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 फ्रॉम सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा के अंदर, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये SSLV क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, D3 उसका नाम है। इसके थ्रू क्या है, EOS-08 मिशन को लॉन्च किया गया है, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसको क्या है, लॉन्च किया गया है। मिशन कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये मेनली क्या है, लो जो अर्थ ऑर्बिट है वहीं पे क्या है जो रिवॉल्यूशन जो है वो करेगा। एल्टीट्यूड की बात करें तो लगभग 475 किलोमीटर एल्टीट्यूड है। इंक्लिनेशन की बात करें तो 37.4 डिग्री जो है वो इंक्लिनेशन है। मिशन लाइफ कितने का है भाई, 1 साल का मिशन लाइफ है। अगर हम SR-0 डेमोसैट की बात करें तो वाज ऑल्सो ऑन बोर्ड विच वाज डेवलप्ड बाय स्पेस किड्स इंडिया। तो इस सैटेलाइट के ऊपर मतलब इस जो लॉन्च किया गया है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसके ही अंदर क्या है, एक और चीज़ है वो है SR-0 डेमोसैट, जो कि एक स्पेस किड्स इंडिया है, इसी के थ्रू क्या है बनाया गया था, डेवलप किया गया था। ये भी क्या है ऑन बोर्ड है इस सैटेलाइट के ऊपर। अगर हम इस EOS-08 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इनके ऑब्जेक्टिव्स है क्या, सबसे पहला क्या है कि जो माइक्रो सैटेलाइट है उनको क्या है डेवलप करना ही, डिज़ाइन करना। इट ऑल्सो क्रिएट पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स कंपैटिबल विद द माइक्रो सैटेलाइट बस। ठीक है, तो जो माइक्रो सैटेलाइट बस है उसके उसके साथ जो भी कंपैटिबल पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स है कि किस किस चीज़ों को ले जाया जा सकता है स्पेस के अंदर, सिंपल सा लैंग्वेज में यही हुआ। तो किन किन चीज़ों को स्पेस में ले जाया जा सकता है उसको भी क्रिएट करना एक तरीके से, इनकॉर्पोरेट करना नए टेक्नोलॉजीज़ को विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर ऑपरेशनल सैटेलाइट्स। अगर हम पेलोड्स की बात करें जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 मिशन का है, कौन कौन से पेलोड है, सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड है टू टेक इमेजेस इन मिड वेव एंड लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बैंड फॉर एप्लीकेशंस लाइक डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ये पेलोड है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। तो याद रखना डिजास्टर और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ये हो गया EOIR पेलोड है। दूसरा है GNSS-R पेलोड जो कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमीटर है फॉर मेजरिंग ओशन विंड्स सॉइल मॉइस्चर हिमालयन क्रायोस्फेयर। फिर है SIC-UV डोजीमीटर मॉनिटर यूवी इरेडियंस एट गगनयान मिशंस क्रू मॉड्यूल। तो जो क्रू मॉड्यूल है उस पर क्या है, यूवी जो रेडिएशन है जो उसका वो कितना प्रभाव पड़ेगा उसको क्या है मॉनिटर करना। सर्विंग एज अ हाई डोज अलार्म सेंसर फॉर एस्ट्रोनॉट सेफ्टी। तो एक हाई डोज अलार्म सेंटर के रूप में क्या है बिहेव करेगा कि भाई जब बहुत ज़्यादा इरेडियंस हमें देखने को मिलेगा जो क्रू मिशन है हमारा गगनयान उसके लिए एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म के रूप में भी है। अगर हम नेक्स्ट देखें अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स की बात करें तो ये क्या है, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं विच आर डिजाइन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑर्बिट। मतलब अर्थ को क्या है ऑब्जर्व करना, मान लो ये अर्थ है बीच में, यहाँ से एक सैटेलाइट है, अब ये क्या है रिवॉल्व भी कर रहा है और अर्थ पे क्या है निगरानी भी रखा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है एक तरीके से जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो मान लो हम कह रहे हैं कि वेदर में चेंजेस हो रहे हैं, कितना UV रेज वगैरह गिर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो EO यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन रिफर्स टू कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑन अर्थ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंक्लूडिंग फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल ह्यूमन सिस्टम्स। एप्लीकेशंस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। अगर हम यहीं पे देखो जिक्र हुआ है SSLV-D3 का, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 का, SSLV का। तो ये एक थर्ड डेवलपमेंटल फ्लाइट है SSLV यानी कि स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल का, सॉरी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। SSLV जो है ये कैपेबल है लॉन्चिंग के लिए मिनी माइक्रो और नैनो सैटेलाइट जिनका वजन 10 से लेके 500 किलो तक हो सकता है इनटू 500 किलोमीटर प्लेनर ऑर्बिट। तो जो लगभग 500 किलोमीटर प्लेनर ऑर्बिट तक क्या है ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये लॉन्च कर सकता है सैटेलाइट को, जिसका मास जो है टोटल कितना होगा 10 से लेके 500 किलो तक।
इट यूजेस 3 सॉलिड फ्यूल बेस्ड स्टेजेस है और एक फाइनल क्या है, लिक्विड फ्यूल बेस्ड स्टेज है। बेनिफिट्स की बात करें तो लो कॉस्ट ऑब्वियसली होगा, लो टर्न अराउंड टाइम है कि जल्दी से जल्दी जो है वो इसका जो मिशन पीरियड है वो छोटा है। फ्लेक्सिबिलिटी है इन अकोमोडेटिंग मल्टीपल सैटेलाइट्स, ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स इसमें क्या है, मल्टीपल सैटेलाइट्स मतलब इसमें अकोमोडेट जो है वो किया जा सकता है। लॉन्च ऑन डिमांड, फिजिबिलिटी एंड मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगर हम देखें तो उस हिसाब से क्या है, काफ़ी मिनिमम है। तो इसमें इतना ही है, ये याद रखना। SSLV-D3 से क्या है, लॉन्च किया गया है EOS-08 को। नेक्स्ट जो है वो है कुछ हमारे पास प्रीलिम्स पॉइंटर न्यूज़ है। जैसे सबसे पहला जो है वो है एक्सट्रीमो फाइल से रिलेटेड। अगर हम एक्सट्रीमो फाइल की बात करें तो देखा गया है कि जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ है जिनको एक्सट्रीमो फाइल्स कहते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीमो फाइल क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है कि भाई जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, जहाँ हाई प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, रेडिएशन हो, सैलिनिटी हो, वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। मोस्टली ये आर्की बैक्टीरिया टाइप के होते हैं, उसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जैसे मान लो थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, जहाँ हाई टेम्परेचर है, एसिडिक कंडीशन है, वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। यूनिक एंजाइम इनमें प्रेजेंट होता है। मेनली ये एंजाइम जो होता है वो थर्मली स्टेबल होता है। जैसे कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में एक टैग पॉलीमरेज है, उसको भी आइसोलेट करके क्या है यूज़ करते हैं एज अ थर्मली स्टेबल बायो एंजाइम के रूप में। ठीक है, तो ये जो है वो काम कर सकता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक्सट्रीमो एंजाइम्स होते हैं, या सॉरी एक्सट्रीमोजाइम्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे फंक्शनल होते हैं एंड जो डीनेचुरेशन है, क्योंकि एंजाइम्स मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो डीनेचुरेशन उनका हाई टेम्परेचर पे नहीं होता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन रीजन्स विद एडवर्स कंडीशंस। तो मेनली क्या है कि इनका काफ़ी इम्पैक्ट है, जो कि एडवर्स कंडीशंस होते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम हैबिटेट वगैरह होता है, एक्सट्रीम कंडीशन होता है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे प्लांट को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी में जैसा मैंने बताया भी, बायोडिग्रेडेशन है, बायो रेमेडिएशन है, बायो रिफाइनरी है, अलॉन्ग विथ अदर इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल्स हो गया, जैसे फूड एग्रीकल्चर हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सारे हो गए। फिर एक गैलेंट्री अवार्ड जो है वो दिया गया है, प्रेसिडेंट साहब ने क्या है कि अप्रूव किया है भाई 103 गैलेंट्री अवार्ड्स को टू आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी कि CAPF की बात की जा रही है, एंड उनके पर्सनल को ऑन इंडिपेंडेंस डे, जो कि कल था 2024 को। तो अगर हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अवार्ड्स का कैसा है, सबसे ऊपर क्या है, परमवीर चक्र होता है, फिर अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है एंड शौर्य चक्र है। साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, एक रिपब्लिक डे के अंदर, एक क्या है, इंडिपेंडेंस डे के दिन। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो है दैट इज, अब इसमें इंस्टीट्यूट 1950 में वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट किया गया था, जिसमें परमवीर चक्र था, महावीर चक्र होता है और वीर चक्र होता है। अशोका चक्र की बात करें तो क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, वेयर इंस्टीट्यूटेड इन 1952। इन्हीं को बाद में जाके रीनेम कर दिया गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के रूप में 1967 के अंदर। ये जो होते हैं वो दीज आर पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, ये जो होते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो है वो होते हैं। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ये अशोका चक्र अवार्ड्स की। नेक्स्ट जो है वो है प्रोकैरियोट्स। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट प्रोकैरियोट्स आर रिमार्केबली रीसाइलेंट टू क्लाइमेट चेंज एंड मे डोमिनेट मैराइन इन्वायरमेंट। तो साइंटिस्ट ने ऐसा पाया भी है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो मराइन इन्वायरमेंट को डोमिनेट करेंगे आने वाले दिन में, क्योंकि भाई इन पे जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो लीस्ट होता है। प्रोकैरियोट्स की बात किया जाए तो मेनली क्या होते हैं, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे मान लो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स है जिसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे गैस वैक्यूल पाया जाता है, और एक जो है जैसे हाइलाकॉइड्स के रूप में कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाए जाते हैं, इनको क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। ठीक है, मेनली क्या है कि इसके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, हाईली कॉइल्ड होता है, एंड इस रीजन को जहाँ क्रोमोसोम पाया जाता है इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, जबकि हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड पाया जाएगा। तो यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है एंड मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। जैसे यूनिसेलुलर में एग्जांपल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट और एनिमल सेल डिफर भी कर सकता है, जैसे कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, और एक सेंट्रल
जो वैक्यूल है वो पाया जाता है, जो कि एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स से रिलेटेड। तो उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। तो एक जेपी लॉन्च हुआ है, जीईपीआई, जो कि उत्तराखंड इंडिया में पहला स्टेट हो गया जिन्होंने, या सॉरी जिसने लॉन्च किया है ये आपका ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। अब ये जेपी की बात करें तो इट इज़ अ नोवेल मेथड टू इवेल्युएट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कॉज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशंस। तो ह्यूमन इंटरवेंशंस के कारण जो भी इकोलॉजिकल डेवलपमेंट या इम्पैक्ट होता है तो उसी को असेस करने के लिए क्या है, ये जेपीए एक नोवेल मेथड है। इसके अंदर 4 पिलर्स है, जैसे कि एयर है, सॉइल है, ट्री है, वाटर है, एंड इसी से रिलेटेड फॉर्मूला भी तय किया गया है कि भाई ग्लोबल इन्वायरमेंट जो प्रोडक्ट इंडेक्स है वो क्या है, उसका ओवरऑल देखा जाए तो एयर जीपी इंडेक्स प्लस वाटर जीपी इंडेक्स प्लस सॉइल जीपी इंडेक्स प्लस फॉरेस्ट जीपी इंडेक्स को क्या है जोड़ देंगे तो ओवरऑल क्या है, जीपी इंडेक्स जो है वो निकल जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई जो भी एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर है उसका इम्पैक्ट इन इकोसिस्टम या नेचुरल रिसोर्सेज पे कैसे पड़ रहा है उसको एनालाइज करना, ये भी कैलकुलेट करना कि हमको वापस क्या है इन्वायरमेंट को क्या क्या चीज़ें देनी है, साथ ही साथ क्वांटिफाइज कंट्रीब्यूशंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम टू द इकोनॉमी एंड ओवरऑल वेलफेयर। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिकली या इकोसिस्टम या इकोलॉजिकली वेलफेयर हम कहे तो उसमें जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसका क्या ही योगदान है उसको भी क्या है क्वांटिफाई करना, यानी कि उनके कंट्रीब्यूशंस को क्वांटिफाई करना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक है अमृत भारत भारत स्टेशन स्कीम। तो रिसेंटली क्या है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर मुंबई में 2 स्टेशन है, एक दाहिसर है, दूसरा कांदीवली, इसको क्या है ऐड किया गया है। अगर हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत है। मेन एम क्या है कि जो रेलवे स्टेशन है उसको अपग्रेड अपग्रेड करना, साथ ही साथ क्या है उसको डेवलप करना। मेनली क्या है कि जो भी पैसेंजर्स वहाँ आते हैं उनको मॉडर्न फैसिलिटीज मिल सके, इसी चीज़ के लिए इट intends to upgrade and modernize a total of 1275 स्टेशन। तो इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर 1275 स्टेशन आते हैं एंड मेन एम इन्हीं स्टेशन को मॉडर्नाइज या इक्विप करना है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग टर्म विजन क्रिएटिंग अ मास्टर प्लान लाइक बेटर एक्सेसिबिलिटी हो, फ्री वाईफाई हो, एंड जो इनिशिएटिव जैसे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को भी क्या है वो प्रमोट करे। सीमलेस मल्टी मॉडल connectivity and to enable the station function as a city center as a act as a driver of local economy and facilitate transit oriented development। तो मेनली क्या है कि ये एक मतलब हम कह सकते हैं इकोनॉमिकली हब भी हो स्टेशन, क्योंकि जो लोकल चीज़ है उसको वन जो स्टेशन वन प्रोडक्ट है उसको थ्रू प्रमोट करके क्या है सेल भी किया जा सके। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बायो सर्फेक्टेंट से रिलेटेड। तो रिसर्चर्स ने हाईलाइट किया है कि जो बायो सर्फेक्टेंट्स होते हैं कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग ग्रीन सबस्ट्रेट्स फ्रॉम एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसका ये पार्ट हो सकता है, जहाँ पे जो ग्रीन सबस्ट्रेट्स होते हैं वेस्ट के रूप में एग्रीकल्चर से, उनको क्या है यूज़ किया जा सकता है बायो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो सर्फेक्टेंट होता क्या है, सिंपल सा चीज़ है, सर्फेक्टेंट को सरफेस एक्टिव एजेंट कहते हैं। वैसे कोई भी सब्सटेंस जो कि क्या है कि जब किसी लिक्विड के अंदर नॉर्मली वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है, तो उसके कारण से उसका जो वेटिंग और स्प्रेडिंग जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल मान लो डिटर्जेंट, जैसे सर्फ को सर्फ हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट है क्या, जो बेसिकली क्या है कि आपका सरफेस टेंशन को क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है, वही सर्फेक्टेंट है। तो अगर हम लोग बायो सर्फेक्टेंट की बात करें तो ये एक्टिव कंपाउंड्स है दैट आर प्रोड्यूस्ड एट माइक्रोबियल सेल सरफेस। यानी कि कोई मान लो माइक्रोब है, बैक्टीरिया, उसके सेल सरफेस पे ही क्या है प्रोडक्शन होगा, यहीं पे एक्युमुलेट होगा, यही है बायो सर्फेक्टेंट। एंड मेनली ये क्या कर रहा है, जो सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन है उसको क्या है रिड्यूस करता है, मतलब दो सेल के बीच में जो टेंशन है उसको क्या है रिड्यूस कर रहा है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, ईस्ट एंड फिलामेंटस फंजाई। माइक्रोबियल सर्फेक्टेंट एडवांटेजेस जो है वो सिंथेटिक के ऊपर होता है, जैसे कि अगर हम देखें तो माइक्रोबियल सर्फेक्टेंट जो है
वो आपका टॉक्सिसिटी लेवल उसका कम होता है, बायोडिग्रेडेबिलिटी, जैसे मान लो सर्फ या डिटर्जेंट की हम बात करें तो ऑब्वियसली वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन मान लो बायो सर्फेक्टेंट को यूज़ किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा आपका। इट रिमेन एक्टिव एंड एट एक्सट्रीम पीएच एंड सैलिनिटी। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि भाई स्कम का फॉर्मेशन जो है वो होने लगता है कि डिटर्जेंट को अगर हम लोग या सोप को हम लोग नॉर्मली क्या होगा कि आपको यूज़ करेंगे सॉल्टी वाटर के साथ तो स्कम वगैरह जो है वो बनने लगेगा। तो जो बायो सर्फेक्टेंट होते हैं वो क्या है, एक्सट्रीम पीएच और सैलिनिटी पे भी जो है वो एक्टिव ही रहते हैं। फिर एक न्यूज़ है वो है डेंगू से रिलेटेड। तो जो इंडिजीनियस टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है जिसको डेंगू कहते हैं, हैज़ प्रोसीडेड टुवर्ड्स इट्स फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। तो जो डेंगू जो डेंगू के खिलाफ वायरस सॉरी वैक्सीन है वो क्लिनिकल ट्रायल का अपने तीसरे चरण में जो है वो पहुंच चुका है। ट्रायल वुड बी कंडक्टेड विद द कोलेबोरेशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर एंड पेनाशिया बायोटेक जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसी दोनों के कोलेबोरेशन में ये ट्रायल जो है वो किया जा रहा है। डेंगू की बात करें तो ये जो है इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है और फीमेल एडीज मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, जो कि सेम वही मॉस्किटो है जो कि चिकनगुनिया और जीका वायरस को भी क्या है ट्रांसमिट करवाता है। तो डेंगू जो है ये मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट जो रीजन है वहीं पे क्या होता है पाया जाता है, वहीं पे उसी रीजन में देखने को मिलता है। ये अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में दोनों जगह होता है। इट कैन escalate to severe conditions like dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome in adults। तो एडल्ट्स के अंदर ये सीवियर केसेस का भी रूप ले सकता है, जैसे एक हो गया डेंगू हीमोरैजिक फीवर और दूसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। करेंटली जो है कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट या लाइसेंस्ड वैक्सीन जो है डेंगू के अगेंस्ट इंडिया के अंदर क्या है अवेलेबल नहीं है। फिर एक न्यूज़ एक एलिमेंट से रिलेटेड है, एक पैकेज जो है वो पकड़ाया गया है, पटना के अंदर सीज किया गया है जिसको कैलिफोर्नियम कहते हैं। तो कैलिफोर्नियम जो है एक सिल्वरी वाइट सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 98 है। सिंथेटिक एलिमेंट की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो जो है और लैब के अंदर उसको सिंथेसाइज किया जाता है। अगर हम डिस्कवरी की बात किया करें कैलिफोर्नियम की तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्टैनली थॉम्सन केनेथ स्ट्रीट ईटल इन 1950 एंड नेम्ड आफ्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो है उसी के नाम पे इसको कैलिफोर्नियम कहा जाता है, नाम रख दिया गया। ये एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव है, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है एंड ये हाईली रेडियो एक्टिव है। एप्लीकेशन की बात करें तो पोर्टेबल जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर जो ओर आइडेंटिफिकेशन डिटेक्टर्स होते हैं उनमें हेल्प करता है। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनको स्टार्ट करने में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जिस कारण से थ्रेट भी है इसका कि भाई जो जेनेटिक मेकअप है उसको डैमेज कर सकता है या कोई भी मान लो लीकेज वगैरह हो गया रेडियो एक्टिविटी के चलते उससे क्या है हेल्थ हजार्ड हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक न्यूज़ है हमारा पर्सनालिटी इन न्यूज़ करके एंड ये नाम जो है वो सर औरबिंदो घोष का है कि 15 अगस्त को ही क्या है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या है कि श्रद्धांजलि दी जो श्री औरबिंदो थे उनके बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड। ठीक है, मतलब उनका बर्थ एनिवर्सरी 15 अगस्त 1872 को था, उनका जन्म हुआ था और 5 दिसंबर या 5 दिसंबर 1950 के अंदर जो है इनकी मौत हुई थी। ही वॉज born इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट, एक पोएट थे, फिलोसोफर थे एंड योगी थी। अगर हम इनके कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो जो यूथ क्लब अनुशीलन समिति है उनके एक फाउंडर भी रह चुके हैं एंड जो अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था 1908 के अंदर उसी दौरान इनका भी कनेक्शन जो है इस बॉम्ब जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था उसके तहत इनको भी क्या है अरेस्ट जो है वो किया गया था। ही वॉज एसोसिएटेड विद जर्नल्स जैसे जुगंतर हो गया, वंदे मातरम हो गया, कम योगी हो गया, तो इन जर्नल से ये जुड़े हुए भी थे। ही स्टैब्लिश श्री औरोबिंदो आश्रम पौंडीचेरी के अंदर जो स्थित है उसको स्टैब्लिश किया गया था इनके द्वारा 1926 के अंदर एंड ही emphasized on the concept of spiritual nationalism and conceptualized integral yoga system। तो जो इंटीग्रल योगा सिस्टम है इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया इन्होंने एंड मेनली स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की भाई स्पिरिचुअलिज्म को भी ये प्रमोट कर रहे थे। इनके द्वारा लिखे गए कुछ बुक्स का नाम है जैसे एक है लाइफ डिवाइन
सावित्री एसे ऑन द गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो फोर्टिट्यूड है। फोर्टिट्यूड हम लोग किसको कहते हैं कि भाई विकट परिस्थिति में भी क्या है कि करेज दिखाना, उसी को फोर्टिट्यूड कहते हैं। दूसरा स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है, और एक त्याग यानी कि सैक्रिफाइस है। तो 15 और 16 अगस्त के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ को आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कवर किया। एंड इस सेशन का पीडीएफ हमारे इस चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये इसका यूज़र नेम है। एंड नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर 17 अगस्त का करेंगे। और साथ ही साथ जो 1 से लेके 14 अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है वो हम एक एक करके जो है वो कवर कर लेंगे। 3 से 4 वीडियो के अंदर जो है वो कवर हो जाएगा टोटल। साथ ही साथ जो प्रीवियस मंथ्स के भी है उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे जल्दी ही। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।